हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज करते हैं। एक और राजस्थान जीके का टेस्ट करेंगे। आज टेस्ट नंबर आपका 211 है। इसे पहले वाले देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना। और कल वाली आपको सीरीज बहुत पसंद आई थी, तो कंटिन्यू ऐसी सीरीज करेंगे और साथ में हम नॉर्मल क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज भी करते रहेंगे। इस तरह की और भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो इस बटन पे ओके कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस होगी जानकारी मिलती रहेगी। और लास्ट में आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल से लेनी पड़ेगी और जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप भी साथ साथ में आंसर देते रहना कि कौन सा आंसर है वो आपका सही है। सर, एक आसान सा क्वेश्चन है पहला हमारा कि नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहां पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो अपने परिवार के साथ भागकर कहाँ चले गए थे। नीमच में जो विद्रोह हुआ था वहां पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने भागकर शरण कहाँ पर ली थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने मेवाड़ में जाकर शरण ली थी। चलिए, इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कवर करते हैं। अगर आपको याद है, नीमच एक छावनी, टोटल 1857 की क्रांति के टाइम पर राजस्थान में 6 छावनियां थी, जिसमें एक नीमच थी। और ये नीमच छावनी जो है ये राजस्थान में नहीं है, राजस्थान से बाहर है। कहाँ पर है ये? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि राजस्थान की 6 छावनियों में कौन सी छावनी है जो राजस्थान से बाहर है, तो नीमच छावनी है। और 6 छावनी आपको याद होगी, एक अजमेर में थी, नसीराबाद, एक नीमच जो है मध्य प्रदेश में है, एक देवली थी जो कि टोंक में है, एक करीमपुरा की थी जो कि पाली जिले में है, एक खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में है, और छठी थी ब्यावर जो कि अजमेर जिले में है। चलिए, अब दो तीन चीजें। एक तो एक नीमच में क्रांति हुई कब थी, इसकी डेट आती है, तो ये हुई थी 3 जून को। 3 जून 1857 को हुई थी। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है कि नीमच में जो विद्रोह किया था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। ये हुआ था यहाँ पर हीरा सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? हीरा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन से अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था अबोट। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका अबोट नाम है, और भागकर इन्होंने शरण कहां पर ली थी? मेवाड़ में उन्होंने शरण ली थी। ठीक है, चले याद रह जाएगा। और फाइनली आपको याद होगा 3 दिन के बाद में ही हो गया था, 6 जून को वापस अंग्रेजों ने है वो इस पर अधिकार कर लिया था। तो कभी क्वेश्चन आता है ना कि नीमच पे अंग्रेजी सत्ता का अधिकार कब हो गया था, तो 6 जून को हो गया था। 6 जून को हो गया था। राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे की 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी, और ये कौन से रियासत में हुआ था, या फिर जब से जहां पर सबसे शासकीय क्रांति हुई थी, यानी ये हुआ था कोटा रियासत में। ये हमारा कोटा जिला है, कोटा रियासत, जहां पर क्रांति की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 15 अक्टूबर को। कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। सबसे शासकीय क्रांति कह सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 6 महीने तक चली थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी? 2 व्यक्ति थे यहाँ पर, अगर आपको याद है, जयदलाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जयदयाल के नेतृत्व में, और दूसरे थे मेहराब खां के नेतृत्व में। चले, यहाँ पर 2 चीज और याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो यहाँ के शासक कौन थे। कोटा में उसमें शासन कर रहे थे रामसिंह सेकंड। ठीक है, कौन शासन कर रहे थे? रामसिंह सेकंड शासन कर रहे थे। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि 1857 की क्रांति के टाइम पर कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे, और उनका था मेजर बर्टन थे। पॉलिटिकल एजेंट जो कौन थे? ये थे मेजर बर्टन। ठीक है, चलिए, मेजर बर्टन जो है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। शासक थे रामसिंह द्वितीय। क्रांति की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1857 को। किसके नेतृत्व में? जयदलाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुई थी। चलिए, एक क्वेश्चन और आता है कि कोटा की क्रांति को दबाया किसने था। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, अगर आपको याद है, रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स आए थे, और कब दबाया था उन्होंने? 30 मार्च को। 30 मार्च को, 30 मार्च 1858 को। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अकेले नहीं थे, इनके साथ में करौली के शासक थे। ठीक है, करौली के शासक आए थे इनके साथ में, और करौली के जो शासक थे उनका नाम क्या था? मदन लाल जी, मदन पाल है उनका नाम था, मदन पाल। करौली के शासक भी आए थे, तो ये भी जरूर याद रखना है कि करौली के शासक ने सहायता की थी, जिनका नाम था मदन पाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1857 की क्रांति के समय उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। चलिए, उससे पहले एक चीज कवर कीजिए। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति के टाइम पर राजस्थान, जिसको राजपूताना कहते थे, ठीक है, ये राजपूताना जो है ये किस में आता था? ये आता था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आता था। किस में आता था? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में आता था। और ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो था इसका केंद्र था आगरा। मुख्यालय कहां पर था? इसका मुख्यालय आगरा था। और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे कोलविन। उस टाइम पर 1857 के टाइम पर
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का मुख्यालय आगरा में था। वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कोलविन थे, ठीक है। और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो आपको पता है नॉर्मली राजस्थान में जो एजीजी थे, जो पैट्रिक लोरेंस थे, उस टाइम के एजीजी थे राजस्थान में, और ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और ये जरूर याद रखना है कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का मुख्यालय आगरा में और राजस्थान किस में आता था, वो इसी में आता था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि 1857 की क्रांति के समय में सबसे कम उम्र के शहीद थे जिनका नाम था हेमू कालानी, इनको फांसी कहां पर दी गई थी। चलिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, दो याद रखने हैं। पहली तो ये कि 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र के जो शहीद हुए थे उनका नाम था हेमू कलानी। हेमा कलानी जो है ये सरदार शहर से बिलोंग करते थे। चूरू में एक तहसील है सरदार शहर, तो ये सरदार शहर से बिलोंग करते थे और इनको फांसी दी गई थी जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, कौन सी, टोंक रियासत। तो फांसी दी गई थी टोंक में, बिलोंग करते थे सरदार शहर तहसील से और सबसे कम उम्र के थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर। 5 नंबर आपका ये है कि पुरातत्व का पुष्कर जो है वो किसको कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किसको कह देते हैं, पुरातत्व का पुष्कर किसको कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको कवर करनी है। पहली, गणेश्वर सभ्यता है कहां पर, ये हमारा सीकर जिला है, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता जो है ये सीकर जिले में है। कहां पर, सीकर जिले में है। कौन सी नदी के किनारे पर है, कांतली नदी के किनारे पर है, जिसको क्या कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, कांतली नदी के तट पर है। इसी कांतली नदी के तट पर एक और सभ्यता, ये झुंझुनू जिला है, झुंझुनू में एक सभ्यता है सुनारी। सुनारी भी इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। लेकिन कांतली नदी के बारे में 2-3, गणेश्वर सभ्यता के बारे में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये याद रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एक पत्थर का बना हुआ बांध मिला था, कल भी बताया था अगर आपको याद हो, पत्थर के ही मकान थे और पत्थर का बना हुआ ही क्या मिला था, बांध मिला था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये हो रहा है कि किस सभ्यता में सबसे ज्यादा तांबे की वस्तु मिली थी, तो गणेश्वर सभ्यता में, क्यों ऑलमोस्ट टोटल जो वस्तुएं थी उनका 99% जो थी वो तांबे की बनी हुई थी। राइट, चलिए तो 20 का सही आंसर सीकर जिले में है गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी के किनारे पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है कि बेराट का अतिरिक्त वह कौन सा स्थान है जहां पर कपड़ा प्राप्त हुआ है, यानी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ ही है, बेराट के अलावा जहां से प्राप्त हुआ है उसका बताना है। तो बेराट के अलावा मिला है ये बालाथल सभ्यता से देखने को मिला है। तो 2 हो गई, कौन कौन सी, एक बेराट सभ्यता और बालाथल सभ्यता। अब आते बालाथल सभ्यता है कहां पर, एक नगर है वल्लभ नगर, अगर आपको याद है उदयपुर में, ये हमारा उदयपुर जिला है, यहीं पर है, यहीं पर सभ्यता है कौन सी, बालाथल सभ्यता उदयपुर में। दूसरी चीज कौन सी नदी के किनारे पे हुई थी, यहाँ पर एक नदी है बेडस नदी, बेडस नदी के किनारे विकसित हुई थी। चलिए 2-3 चीजें याद रखिए, खुदाई किसके द्वारा की गई थी और क्या क्या मिले थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक तो यहाँ पर याद रखना है वीएन मिश्रा का नाम सुना होगा आपने, वीएन मिश्रा जो है, वीएन मिश्रा, इनके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और ये हुई थी ऑलमोस्ट 1993 में, ठीक है। 3 चीजें हो गई, बालाथल सभ्यता बेडस नदी के किनारे पर उदयपुर में और वीएन मिश्रा ने खुदाई की थी। अब इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है आपका कि राजस्थान में किस सभ्यता में 11 कमरों वाला एक भवन मिला है, 11 कमरों वाला भवन, या फिर आता है दुर्गनुमा भवन, दुर्गनुमा भवन कह दीजिए या 11 कमरों वाला भवन कह दीजिए। कहां से मिला है, ये इसी बालाथल सभ्यता से मिला है, ठीक है। बैल की मूर्ति भी मिली थी यहाँ से, कपड़े के उसे साए गए हैं, तांबे के आभूषण देखने को मिले थे और एक तांबे की मिट्टी की बनी हुई सांड की मूर्ति मिली थी, ठीक है। तांबे के आभूषण मिले हैं, मिट्टी की सांड की मूर्ति मिली है, 11 कमरों वाला भवन मिला है, या फिर इसको कह सकते हैं दुर्गनुमा भवन भी कह सकते हैं। वीएन मिश्रा ने खोज की थी, बेडस नदी के किनारे पर है, उदयपुर में है। राइट, क्लियर है सारी चीजें। चलिए साथ ही बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने 21 मार्च 1818 को अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, यानी अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले शासक का नाम बताना है। बीकानेर में उस समय शासन कर रहे थे सूरत सिंह, सूरत सिंह शासन कर रहे थे, ये हमारा बीकानेर जिला है, यहाँ पर शासन कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो 2-3 क्वेश्चन, कब की थी संधि, इन्होंने की थी 21 मार्च 1818 को। चलिए और कुछ रियासतें जिनको आपको याद रखना है, सबसे पहले संधि हुई थी करौली के साथ में, ये हमारी करौली रियासत है, इनकी हुई थी 9 नवंबर 1817 को, 9 नवंबर 1817 को हुई थी। क्वेश्चन, करौली में कौन सा शासन कर रहा था, हरबख्शपाल शासन कर रहा था इस टाइम पर, हरबख्शपाल जो है वो शासन कर रहे थे। इसके बाद में हुई थी कोटा में, ये हमारा कोटा रहा, ठीक है। कोटा में उसमें शासन कर रहे थे उम्मेद सिंह, कोटा में कौन शासन कर रहे थे, उम्मेद सिंह शासन कर रहे थे। और इन्होंने कब की थी, ये हुई थी 26 दिसंबर को,
26 दिसंबर 1817 को ही थी। चलिए, इसके बाद में की थी जोधपुर में। ये हमारा जोधपुर जिला है। जोधपुर में शासन कर रहे थे उस समय मानसी। जोधपुर में संधि किसने की थी? मानसी ने की थी। कब की थी? 1818 में, 6 जनवरी 1818 को की थी। चलिए, इसके बाद में उदयपुर में कर ली थी। ये हमारी उदयपुर रियासत है। उदयपुर में शासन कौन कर रहा था? उदयपुर में उसमें शासन कर रहे थे भीम सिंह। क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि उदयपुर में किसने संधि की थी, बीकानेर में किसने की थी, जोधपुर में किसने की थी? तो उदयपुर में की थी भीम सिंह ने की थी। चलिए, बूंदी बूंदी रियासत में शासन कौन कर रहे थे? बूंदी में उसमें शासन कर रहे थे बिशन सिंह। बूंदी में उसमें शासन कर रहे थे बिशन सिंह शासन कर रहे थे, तो इन्होंने संधि की थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रियासत जैसे जयपुर हमारी है, तो जयपुर का भी याद रखिए। जयपुर में संधि करने वाले शासक थे, उनका नाम था जगत सिंह नाम था, तो जगत सिंह ने संधि की थी। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में उसमें शासन कर रहे थे मूलराज भाटी, तो मूलराज भाटी ने संधि की थी, उनका याद रखिए। और इसके अलावा डूंगरपुर में उसमें नीचे नीचे हमारे जो डूंगरपुर रियासत है, यहाँ पर शासन कर रहे थे जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह सेकंड शासन कर रहे थे, उनका याद रखिए। चलिए, इसके अलावा सिरोही थी हमारी रियासत सबसे लास्ट वाली। ये सिरोही है, तो इसका मैं थोड़ा सा दूर ले जाके लिख देता हूँ। यहाँ पर सिरोही है जिसने सबसे लास्ट में की थी, 1823 में की थी उन्होंने, अगर आपको याद है। यहाँ पर शासन कौन कर रहे थे? सीयूसी शासन कर रहे थे। सीयूसी शासन कर रहे थे, जिन्होंने सबसे लास्ट में की थी। हालांकि झालावाड़ रियासत भी बाद में हुई थी, लेकिन झालावाड़ रियासत की स्थापना बहुत लेट हुई थी, तो 1838 में संधि हुई थी। और झालावाड़ में उसमें शासन कर रहे थे मदन सिंह, जिन्होंने संधि की थी। चलिए, अलग अलग रियासतों के शासकों के नाम जरूर याद रखना कि किसने कब कब संधि की थी। ये बताइए कि मराठों को सबसे पहले राजपुताना में बुलाने वाली रानी कौन सी थी? तो सबसे पहले बुलाया था अंबर कंवरी ने बुलाया था। ठीक है, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, 2-3 चीजें देखिए यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, तीन, ये बूंदी है हमारा। बूंदी में उसमें शासन कर रहे थे बुद्ध सिंह। ये बुद्ध सिंह जो है, ये बूंदी में शासन कर रहे थे। बुद्ध सिंह की पत्नी का नाम था अमर कंवरी नाम था। और जयपुर में उसमें शासन कर रहे थे, जिन्हें जो शासन कर रहे थे जय सिंह। अब देखिए, जो अमर कंवरी जो थी, ये जय सिंह की बहन थी। ठीक है, जिसका विवाह बुद्ध सिंह के साथ हुआ था, और बुद्ध सिंह शासन कर रहा था बूंदी में। और इधर मुगलों में शासन कर रहा था फर्रुखसियर शासन कर रहा था। तो हुआ क्या, फर्रुखसियर ने है, इसने नॉर्मली बुद्ध सिंह को बूंदी में बोला कि आक्रमण करे कहां पर? जयपुर में। लेकिन बुद्ध सिंह ने आक्रमण करने से मना कर दिया, इसलिए फर्रुखसियर ने बूंदी पे आक्रमण करके जीत लिया था, बुद्ध सिंह को हरा दिया था। इसीलिए जो ये अमर कंवरी है, इन्होंने मराठों को सबसे पहले इन्वाइट किया था। और मराठा सबसे पहले क्यों सुना था कि मराठा सबसे पहले आए कहां पर थे? तो मराठा सबसे पहले राजस्थान में बूंदी में आए थे। और किसने बुलाया था? अमर कंवर ने बुलाया था। कौन थी? बुद्ध सिंह की पत्नी थी। ठीक है, जैसे की बेटी थी। मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखसियर था उस टाइम पर। ठीक है, चलिए, दोनों तीनों चीजें याद रखिएगा यहाँ पर। 9 नंबर आपका है, ये है कि गोराधाय ने राजस्थान के किस शासक को बालपन में मुगलों से बचाने हेतु अपने पुत्र को उसके स्थान पर सुला दिया था या जान बचाई थी? तो गोराधाय, एक चीज तो ये कि गोराधाय कहां से बिलोंग करती थी? गोराधाय थी मारवाड़ रियासत से। मारवाड़ रियासत, ठीक है। मेवाड़ की पन्नाधाय थी, गोराधाय मारवाड़ की, इसीलिए मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं। मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है इनको। किसकी जान बचाई थी? अजीत सिंह की बचाई थी। किसकी? अजीत सिंह की। मुगल बादशाह कौन था इस टाइम पर? औरंगजेब शासन कर रहा था। अगर आपको याद है, औरंगजेब और दारा सिकोह दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध था, जसवंत सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया था। इसीलिए जसवंत सिंह के बाद में अजीत सिंह जो था उसको कैद कर लिया था औरंगजेब ने। और उसी टाइम पर थे दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जो थे, ये इस अजीत सिंह को छुटा कर ले गए थे औरंगजेब के जुगल से, और इसी औरंगजेब को बचाया था नॉर्मली गोराधाय जो थी इन्होंने। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अजीत सिंह, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया कि महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों के लिए उत्तराधिकारी युद्ध में किसका साथ दिया था? शाहजहां के बेटे थे, बेटों में जो युद्ध हुआ था, ये औरंगजेब के बीच में और दारा सिकोह के बीच में हुआ था मुख्य तौर पर। और अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि किसका साथ दिया था? दारा सिकोह का साथ दिया था। जसवंत सिंह था दारा सिकोह के साथ में, औरंगजेब के विरुद्ध था, युद्ध हुआ था इन दोनों भाइयों के बीच में हुआ था। जो अजीत सिंह था, इसी जसवंत सिंह का बेटा था। और जसवंत सिंह कहाँ का शासक था? मारवाड़ का, ये जोधपुर रियासत है, जोधपुर का शासक था। युद्ध कहां पर हुआ था? अगर आपको याद है कि युद्ध हुआ था जिसको देवराई का युद्ध कह देते हैं, देवराई का युद्ध या दोराई का युद्ध कहते हैं, राइट। और ये युद्ध हुआ कब था? 1659 में युद्ध हुआ था। कहां पर लड़ा गया था? ये हमारा अजमेर जिला जो है, यहां पर एक युद्ध हुआ था, देवराई का युद्ध, दोराई का युद्ध कहते हैं। 59 में 10 सितंबर 1659 को हुआ था,
दारा शिकोह इसमें हार जाते हैं, औरंगजेब इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, चलिए दोनों चीजें की साथ में याद रखिएगा। ये बताइए कि जांगल प्रदेश जो बीकानेर है, इसमें राठौड़ वंश की स्थापना किस ने की थी? देखिए ये जो हमारा एरिया है, ये बीकानेर का भूभाग, ये एरिया ये प्राचीन काल में क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश कहलाता था ये भूभाग। ठीक है, इसी जांगल प्रदेश में सबसे पहले राठौड़ वंश की स्थापना हुई थी 1465 में। और 1465 में किसने की थी? राव बीका ने की थी। अब राव बीका कौन थे? ये हमारी मारवाड़ रियासत जो है, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये हमारी मारवाड़ रियासत जो है, इस मारवाड़ रियासत में उसमें शासन कौन कर रहे थे? मारवाड़ रियासत में शासन कर रहे थे राव जोधा। राव जोधा याद है, जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। ये राव बीका इसी जो राव जोधा के बेटे थे, जिन्होंने जांगल प्रदेश में सबसे पहले राठौड़ वंश की शुरुआत की थी 1465 में। और इसी के 23 साल के बाद में 23 साल के बाद में एक शहर की स्थापना की थी, बीकानेर की। ये बीकानेर शहर जो है वर्तमान में किसने कब बसाया था? 1488 में इसकी स्थापना की थी। कहा जाता है कि बीका और प्लस एक नर थे, जाट थे, जिन्होंने इनका सहयोग किया था, तो इसीलिए शहर का नाम बीका प्लस नर की वजह से बीकानेर रखा गया था। 1488 के दौरान स्थापना हुई थी। दोनों अलग अलग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बैठने में किस शासक की सहायता की थी? ये सहायता की थी अजीत सिंह की थी। अजीत सिंह जो कि जसवंत सिंह के बेटे थे, तो इन्हीं की सहायता की थी। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, तो उसके बाद में ये मारवाड़ के शासक बने थे दोबारा। चलिए दुर्गादास राठौड़ के बारे में 2-3 चीजें आप कवर कर लीजिए। दुर्गादास राठौड़ जो है, इनका जन्म हुआ था मारवाड़ का एक गांव है जिसका नाम है सालवा गांव। इसी सालवा गांव में इनका जन्म होता है 1638 में। इनके पिताजी जो थे वो भी दुर्गादास जो अजीत जसवंत सिंह थे, उनके शासनकाल में थे। तो एक क्वेश्चन तो ये कि इनका जन्म कहां पर हुआ था? सालवा गांव में। दूसरा आता है कि दुर्गादास राठौड़ जो है वो किसके समकालीन थे? ये थे जसवंत सिंह के समकालीन थे। और सहायता किसके की थी? जसवंत सिंह के जो बेटे थे अजीत सिंह, उनकी सहायता की थी मारवाड़ में दोबारा राठौड़ वंश की स्थापना करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है जो है वो है भरतेश्वर बाहुबली घोर। किसके द्वारा लिखा गया था और कब इसकी रचना की गई थी, ये बताना है। चलिए 2-3 चीजें कवर करवा देता हूं। एक तो ये कि इसकी स्थापना की थी 1168 के लगभग हुई थी, और वज्र सेन सूरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो डी आपका राइट आंसर। इसी ग्रंथ से जुड़े 2-3 फैक्ट और हैं आपके। ठीक है, एक तो ये याद रखिए स्थापना जो हुई किसने? वज्र सेन सूरी ने की थी, लगभग 1168 में की थी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिंगल साहित्य में लिखा हुआ है। और ये मरु भाषा जो है, मरु भाषा गुर्जर भाषा है नॉर्मली खास तौर से। और इन्होंने लगभग से भारत और बाहुबली के बीच में जो गौर युद्ध हुआ था, इसकी जानकारी इसी से मिलती है। एक क्वेश्चन आता है कि गौर युद्ध का वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारतेश्वर बाहुबली ग्रंथ जो है इसी में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजरूपक नामक काव्य जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, किसने लिखा था? तो राजरूपक ग्रंथ जो लिखा था, ये लिखा था वीरबाण ने। वीरबाण रत्नों ने लिखा था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 2-3 फैक्ट इनके बारे में याद कर लेते हैं। चलिए वीरबाण रत्न जो है ये चारण सागर से बिलोंग करते थे, और मारवाड़ का जो बाड़मेर मारवाड़ क्षेत्र में आता था, उसी में सिवाना तहसील का एक गांव है जिसका नाम है गढ़ोई गांव। इसी गढ़ोई गांव के निवासी थे। किसके समकालीन थे? एक चीज वीरबाण रत्नो कहां से? गढ़ोई गांव मारवाड़ यानी बाड़मेर में मारवाड़ रियासत में आता था। और महाराजा उदय सिंह जो है इनके दरबार के कवि थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? ठीक है, थ्योरी समझिए। इनमें ऑप्शन आ जाएगा आपका, डूंगरपुर जिले में सबसे कम पड़ती है। देखिए कर्क रेखा राजस्थान के 2 शहरों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 2 से होकर जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, 21 जून को होता क्या है? 21 जून को सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है, राइट। अब ये सोचिए यहाँ पर सूर्य की किरणें की तिरछी कैसे आएगी? सूर्य की किरणें तिरछी जो आएगी वो ऐसी आएगी, राइट। ये सीधी आ गई और ये किरणें ऐसी जाएगी, वो तिरछी आएगी। अब कर्क रेखा के जो सबसे पास में होगा वहां तो पड़ेगी तिरछी पड़ेगी, सीधी पड़ेगी, और सबसे दूर होगा वहां पर क्या पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। तो सबसे कम तिरछी कहां पर पड़ेगी? सबसे कम तिरछी यानी सबसे ज्यादा सीधी बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए डूंगरपुर हो गया, क्योंकि बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर। और जो जिला कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर है वहां पर सबसे ज्यादा तिरछी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा दूर कौन सा है? ये हमारा गंगानगर आता है। यहाँ पर गंगानगर सबसे उत्तर में है, तो सबसे ज्यादा जो तिरछी पड़ेगी वो कहां पर पड़ेगी? गंगानगर में। गंगानगर ऑप्शन नहीं है तो हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ नहीं है तो फिर बीकानेर, बीकानेर नहीं है तो चूरू। यानी तिरछी जो कर्क रेखा से जितना ज्यादा दूर है, सीधी जो कर्क रेखा के सबसे ज्यादा कम आता है। क्वेश्चन नंबर 16,
ये बताना है कि राज्य में मालवी और गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कहां पर है। तो मालवी और गिर नस्ल की जो प्रजनन केंद्र है ये डग में है, और डग जो है ये है झालावाड़ जिले में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी क्या नाम बताना है। झुंझुनू जिले को, ये झुंझुनू जिला है, यहाँ पर काटने वाली नदी है वो है कांतली नदी, सीकर से यहाँ पर। ठीक है, कौन सी नदी आती है यहाँ पर, कांतली नदी आती है। कांतली नदी जो कि आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, और ये सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। अगर आपको याद होगा, इसके प्रवाह क्षेत्र तोरवाटी क्षेत्र कहलाता है। गणेश्वर सभ्यता भी यहीं विकसित हुई थी, सोनारी सभ्यता भी यहीं पर विकसित हुई थी। तो दोनों को साथ में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिलों में लिंगानुपात 2001 की तुलना में कमी आई है। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां पर कमी देखने को मिली है। तो राजस्थान के ऐसे 7 जिले हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 7 है कौन कौन सी, वो बताओ। देखिए, एक है डूंगरपुर, चलिए ये हो गया डूंगरपुर हमारा 1 नंबर। दूसरा उदयपुर है, ये उदयपुर हो गया 2 नंबर। तीसरा जालोर है, ठीक है, ये जालोर हो गया हमारा 3 नंबर। जालोर के बाद एक राजसमंद भी है, तो ये हमारा राजसमंद हो गया 4 नंबर। इसके बाद चूरू जिला है, ये चूरू हो गया 5 नंबर। ठीक है, और फिर सीकर भी है, तो ये हमारा सीकर जिला हो गया 6 नंबर। और फिर एक हमारा सिरोही भी है, तो ये सिरोही हो गया 7 नंबर। ये टोटल 7 जिले हैं जहां पर लिंगानुपात में कमी देखने को मिली थी। चलिए 19 नंबर है कि ऊंट वध रोग अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब दी गई थी। और ये मंजूरी मिली थी 2014 में, दिसंबर 2014 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग और रिसर्च लैब कहां पर स्थापित की गई थी। और पहली स्थापित हुई थी ये राजधानी में यानी जयपुर में स्थापित की गई थी। तो बी आपका राइट आंसर। तो आपने कितने सही किए कमेंट करके जरूर बता देना, और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो कहां से लेनी पड़ेगी, टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, तो आपको मिल जाएगा प्रहलाद सारण सर, PRAHLADSARANSIR। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। और साथ में फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। एंड थैंक यू।